रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 25 जो कि रैंक का है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को शेयर करने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट इसके लेक्चर भी मिल सके। और वीडियो को लाजमी अच्छे से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो रैंक, व्हाट इज़ द रैंक स्टूडेंट्स? उसने रैंक के बारे में हमसे कहा है। ठीक है, मैं आपको पहले इसके अकॉर्डिंगली बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका सिंपल वे बताता हूँ कि आपने किस तरह से याद रखना है। उसने कहा है जी हमारे पास कि अगर इमेजिन करें कि हमारे पास प्लेसिंग द रैंडम नंबर जो है ना वो 2000, हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं जिनको हमने 40 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 50 मतलब है कि 40 रो 50 कॉलम, इस तरह का एक मैट्रिक्स हो, उसमें अगर हम रखें तो डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट। अब आपके पास ये जो मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट, आपने जो उन नंबर्स को जिस तरह से रखना है और फिर उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट उसके ट्रांसपोज को, यानी कि वो सिंपल मैट्रिक्स, और जब उसमें से जो हम ट्रांसपोज लें, ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद, ट्रांसपोज का पता है ना स्टूडेंट्स, रो को कॉलम में चेंज करना। अब उनके बाद जो जो नंबर हमारे पास सेम सेम होंगे, यानी कि दैट टू नंबर और सेम, तो वो नंबर जो सेम है, द कॉमन वैल्यू जो है ना उनकी, वो हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक होती है। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो जिसके अंदर बहुत से रो, बहुत से कॉलम हों, जितने भी हों, ठीक है, और उसमें नॉन ज़ीरो रोज होती हैं, यानी कि अगर आपके पास 5 रो हैं मैट्रिक्स में, उसमें से एक रो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो है, तो बचने वाली 4 जो रो हैं वो आपका रैंक है। कॉलम में भी इस तरह से देखते होते हैं पाइवेट एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो जब आप क्वेश्चन करेंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। कहता है जी हमारे पास द रॉ स्पेस इफ़ ए इज़ ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स हो एम क्रॉस एन एन के अकॉर्डिंगली, और कहता है जी कि उसके अंदर रो, ईच रो हैज़ एन एंट्री। अब ईच रो, रो कैसे कहते हैं, लाइक आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि ये उसकी रो है। कहता है हर एक रो में एन एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज हों वो क्या शो करती हैं, वो उसका वेक्टर को शो करती हैं। लाइक ये फर्स्ट रो थी तो ये वेक्टर बना नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, सेकंड रो से सेकंड वेक्टर, थर्ड रो से थर्ड वेक्टर एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से जितने भी आपके पास रो हैं, हर रो आपके पास एक वेक्टर को डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन होता है ना रॉ वेक्टर का, इसे हम रॉ स्पेस का नाम देते हैं, जिसे हम स्टूडेंट्स रॉ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि रॉ ए, ये क्या है, सारे रॉ ए हैं। इनका एक और नाम भी है स्टूडेंट, जिसे हम कॉलम ऑफ ए का ट्रांसपोज, जिसे हम शॉर्टकट में कॉल ए ट्री का ए की टी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने ये नीचे जो बताया हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एक अनदर मेथड भी होता है स्टूडेंट्स कि आप इस रो ए को स्पैन के साथ लिख सकते हैं, स्पैन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, उस रो स्पेसेस की, लाइक जो नीचे एग्जांपल दी हुई है उसने R1 R2 इस वेक्टर से उसने बताए हुए, मैंने आपको बता दिया है कि ये रो को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वेक्टर इसके हिसाब से और ये इसके हिसाब से। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप स्पेन के साथ लिख सकते हैं कि ये उसके रो स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम में स्टूडेंट हमसे क्या कहता है जी कि इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर द इक्वलेंट रो, अगर दोनों की रो इक्वलेंट हैं तो कन्फर्म बात है उनके रो स्पेसेस भी सेम होंगे। अगर बी इचेलॉन फॉर्म है, इचेलॉन फॉर्म का मतलब होता है कि नॉन ज़ीरो रो जो है बेसिस के लिए सिर्फ सिर्फ वही होती हैं, बाकी ख़त्म हो जाती हैं। अगर ये है, अगर ऑफ ए स्पेस का, अगर बी रो स्पेस ऑफ ए है तो फिर वो बी के लिए भी होगा। जी आप क्वेश्चन जब करेंगे फिर मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा। ठीक है, क्या नेक्स्ट थ्योरम में कहता है जी ए एंड बी आर टू रॉ इक्वलेंट मैट्रिसेस। उसके लिए कुछ फिर कंडीशन आ जाती हैं कि हमें कॉलम ऑफ अ वेक्टर ए इज़ अ लीनियर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ corresponding कॉलम वेक्टर ऑफ बी इज़ आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट। भाई अगर वो इक्वल है, वेक्टर स्पेस सेम है, अगर ए लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है उसका करस्पॉन्डिंग बी भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। इस तरह से अगर हम कॉलम वेक्टर स्पेस ऑफ ए की बात करें बेसिस के हिसाब से, कॉलम स्पेस के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, ऑफ ए, तो फिर इस तरह से उनका वेक्टर बी का भी कॉलम स्पेस का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो वेक्टर के हिसाब से इंडिपेंडेंट है तो वो वेक्टर के हिसाब से, अगर वो कॉलम के हिसाब से है तो कॉलम स्पेस के हिसाब से है तो वो कॉलम स्पेस के हिसाब से भी होगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये बेसिस फॉर रो एंड कॉलम स्पेस क्या होते हैं, इनकी हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट इसका मिल सके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, उसने हमें एक फाइंड द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम स्पेसिस, हमें उसने हमें जो है वो मैट्रिक्स जो है वो दे दी है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। हम इसकी रो स्पेस को भी फाइंड करेंगे एंड कॉलम स्पेस को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसने स्टूडेंट उसने इसको इचलॉन फॉर्म में लेके जाने की कोशिश की है। इचलॉन फॉर्म के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इचलॉन फॉर्म में जब भी किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वो इस तरह से करते होते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है आपका, आपने इसकी जो सबसे पहली एंट्री है ना ये वाली, यहाँ से मैट्रिक्स आपका स्टार्ट होता है। आपने यहाँ पे वन बनाना होता है, ठीक है। हर सूरत यहाँ पे वन बनाना होता है और इस वन के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम को इस वन की मदद से ज़ीरो करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें वो किस तरह से ज़ीरो कर रहा होगा। अब देखें इस वन की मदद से उसने क्या करना है, अगर मैं कहूँ कि मैंने रो टू वाले इस टू को ज़ीरो करना है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं R2 के अंदर क्या करूँ, -2R1 करूँगा कि R वाले को -2 से मल्टीपल करूँ या 2 से मल्टीपल करके R2 से माइनस कर दूँ। तो देखें खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर जो काम मैंने इसके अकॉर्डिंग इस पे किया था ना, अब 3 वाले का 6 पे होगा, 4 वाले का 9 पे होगा। उसी तरह से मल्टीपल करते हुए मैंने इनके ऊपर हर एक के ऊपर प्रोसेस करना है। फिर नीचे वाले के लिए भी वही करना है, सेकंड वाले के लिए भी वही करना है। अगर मैं लास्ट वाली रो की बात करूँ ना, लास्ट वाली रो की स्टूडेंट्स इस वाले की, तो उसके लिए मुझे सिर्फ यही करना पड़ेगा कि मैं R4 और R1 को ऐड कर दूँ, जिससे क्या होगा, ये खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब आप इसको कामयाब हो जाएंगे करने में, तो फिर आपकी नेक्स्ट जो कोशिश होती है ना, इसको वन के बनाने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास कोशिश होती है, इस एलिमेंट पे फोकस करना होता है फिर आपने। हाँ, अगर एलिमेंट जब आप ये काम कर रहे होते हैं कि इनको ज़ीरो के चक्कर में अगर ये वाला, यानी कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसको ज़ीरो बनाने के चक्कर में अगर ये भी ज़ीरो हो गया, तो फिर आपने इस पे फोकस नहीं करना, फिर आगे वाली लाइन पे फोकस करना है, ठीक है। अब ये हमारे लिए रैंक से ख़त्म हो चुकी होगी क्योंकि इसमें पाइवट एलिमेंट नहीं होंगे। पाइवट एलिमेंट किसको कहते हैं, पाइवट एलिमेंट वो होते हैं जो बाकियों को ज़ीरो बना रहे होंगे। जिस तरह इस वाले ने क्या किया है, बाकियों को ज़ीरो बनाया है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हाँ जी, जैसा कि इस वाले ने यहाँ क्या किया है, इनको ज़ीरो बनाया है, तो ये मेरे पास पाइवट एलिमेंट में शुमार करेगा। अब चूँकि इसमें मेरे पास ये ज़ीरो हो चुका था, तो ये मेरे पास ज़ीरो नहीं बनाएगा। उसके बाद फिर मैंने इस वन की मदद से क्या करने, नीचे वाले ज़ीरो करने, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि इस वन की मदद से उसने नीचे वाले ज़ीरो कर दिए हैं इस रो में। अब ये भी मेरे पास क्या होगा पाइवट एलिमेंट शुमार होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, देखें जैसे ही इस नंबर ने नीचे वाले ज़ीरो किए हैं, तो उसके बाद फिर इसकी बारी आनी थी, लेकिन ये तो ज़ीरो हो चुका है, फिर हम इसको छोड़ के इसके आगे वाले पे आ चुके होंगे। इस तरह से ये रो भी हमारे लिए ख़त्म हो जाएगी जिस तरह से पहली रो ख़त्म हुई थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ें बच जाएंगी वो क्या होंगी, हम आपको बता देते हैं कि रो इचलॉन फॉर्म के बाद आपको कुछ इस तरह से फॉर्म बनी है ठीक है, कि आपके पास कुछ इस तरह से एक ये चीज़, एक ये चीज़ और एक ये चीज़ और एक ये चीज़, ये चारों रो उसने यहाँ पे लिख दी हैं। अब देखें मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो ही आपकी रैंक होती हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रो तो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो है, लिहाजा ये हमारे रैंक से निकल जाएंगी। और एक ये रो, एक ये रो और एक ये रो, अगर मैंने रो के हिसाब से बताना है तो यहाँ पे रैंक मेरे पास 3 है ठीक है। जिसको अगर हम वेक्टर बनाएं तो वेक्टर R1 R2 R3 मैंने आपको बताया हुआ था कि हम इन्हीं को ही लेंगे, यही हमारे स्पैन है, यही हमारी रैंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कॉलम स्पेस की यहाँ पे, तो कॉलम स्पेस हमारे पास क्या बनेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक तो ये वाली लाइन बनेगी, एक ये वाली लाइन बनेगी और एक ये वाली लाइन बनेगी, क्योंकि इनके अंदर पाइवट एलिमेंट मौजूद थे जो वन की मदद से ज़ीरो बनाए जा रहे थे बाकी तो ये वाले मेरे पास क्या हैं, ये मेरे पास कॉलम ऑफ ए स्पेस हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे पास कितने शो हो रहे हैं, ये भी मेरे पास 3 शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने उसी नंबर्स को ले लिया है जो मैंने आपको हाईलाइट करके ऊपर बताए थे, जिसमें जिसको मैंने प्राइवेट एलिमेंट का नाम दिया था वो यहाँ पे लीडिंग कह रहा है कि वन लीड कर रहा था बाकियों को ज़ीरो बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है
कि ये उनके उसने कह दिया कि ये बने हैं, ये पहले वो थे, ठीक है, इससे बनाए गए हैं मतलब ऊपर वाले, ठीक है, ये उसके कॉलम बेसिस हैं। तो अब आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गया होगा कि रॉ स्पेस किस तरह से बनाए जाते हैं और कॉलम स्पेस किस तरह से बनाए जाते हैं। मैंने आपको दोनों यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और आ जाती है हमारे पास, उसने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। उस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये बना बनाया है, हम यहाँ से इजीली अकॉर्डिंग टू रो एचलॉन फॉर्म में हम देख सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला भी आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि जो भी रो मुकम्मल तौर पे सारी ज़ीरो हो जाती है वो हमारे पास रैंक से ख़त्म हो जाती है, हम उसका वेक्टर नहीं बनाते। वेक्टर सिर्फ उनका बनता है जो नॉन ज़ीरो रो होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बेस बनाऊं तो स्टूडेंट्स अब आपने मेरा साथ देना है, किस तरह से रैंक बनाई जा सकती है कॉलम स्पेस की। कॉलम वाइज एक ये वन लीडिंग एलिमेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़ीरो आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता किसी सूरत में भी और ये भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम स्पेस होंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक उसका फर्स्ट वाले का दिया हुआ है, गौर से देखें, एक सेकंड वाले का है और एक थर्ड वाले का है, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट उसने एग्जांपल दिए हमें कि एग्जांपल फॉर बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेसिंग रॉ ऑपरेशन के हिसाब से v1 v2 v3 एंड v4 है। तो आपने क्या करना है, स्पेस स्पेन बाय दीज वेक्टर इन अ रॉ स्पेस ऑफ द मैलम जी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये जो उसने स्पेस दिए हुए हैं, ये बेसिस जो वेक्टर्स जो हैं बेसिकली हमने रॉ ली होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है, बेसिस हैं। तो इनको हम वेक्टर के फॉर्म बना सकते हैं। उन्हीं वेक्टर को हमने रॉ के हिसाब से लिखने के बाद क्या किया है, अब हमने इनको ट्रांसफ़र करना है रॉ टू इचलॉन फॉर्म में। इचलॉन फॉर्म स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट वन बनाना है, ऑलरेडी बना हुआ है। इस वन की मदद से नीचे वाले सारे ज़ीरो बनाने हैं। वो आपने प्रोसीजर कैसे ढूंढना है, वो इस एलिमेंट को देखते हुए, ठीक है, इसके पहले एलिमेंट को देखते हुए आपने हर रॉ पे काम करना है। उसके मुकाबले में इधर जो मर्ज़ी बनता जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने इन वाले एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है। जब ये ज़ीरो बन जाते हैं फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है ना, अब नीचे वाली रो पे आ जाना होता है। अब ये वाला ज़ीरो नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये वन बना है तो गुड हो गया। यहाँ पे हम इस वन को क्या करेंगे, इस वन की मदद से, अब ये हमारे पास लीडिंग एलिमेंट होगा, इसकी मदद से हम ये वाले ज़ीरो बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस वाले रो को ज़ीरो बनाने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं उसके नीचे वाली रो ऑल टू ऑल ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली बच जाती है लेकिन, ठीक है। तो फिर हम क्या कर देते हैं, फिर हम इंटरचेंज कर देते हैं रो को, नीचे वाली रो को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं रो को। फिर हम उस 12 वाले को क्या करते हैं, वन बनाते हैं डिवाइड करके -12 से। तो इस तरह से हमारे पास ये भी लीडिंग एलिमेंट हो जाता है क्योंकि इसके नीचे भी वन आ जाता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही रो ज़ाया हो रही है जो टोटली नंबर एलिमेंट ज़ीरो लेके फिर रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें भी जो आपके पास वेक्टर बनेंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखें W1 W2 W3 दैट इज़ द नॉन ज़ीरो वेक्टर, और इस नॉन ज़ीरो वेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये उनका स्पेन है, ठीक है। फिर अगर कहता है जी स्पेस बाय रॉ स्पेस ऑफ मैट्रिक्स, फिर स्टूडेंट्स ने हमें मैट्रिक्स दिया है और उसने हमसे कहा है कि फाइंड द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेसिस। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि वो फाइंड ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो स्टूडेंट्स उसका हमें पता है कि रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो। तो ये पहली रो आपका पहला कॉलम बन जाती है, दूसरी रो, ठीक है, सॉरी, दूसरी रो जो है वो आपका दूसरा कॉलम, इस तरह से तीसरी रो तीसरा कॉलम और चौथी रो चौथा कॉलम। अब जब आपके पास इसका ट्रांसपोज ले लिया है तो अब आपने इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, तो जब मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसके फाइनल रिजल्ट से हमें क्या पता चलेगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब ये दो रो इसमें ज़ीरो बन चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये जो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो बन चुकी हैं ना, ये तो हमारी हमसे चली जाएंगी। फर्स्ट सेकंड एंड जो है हमारे पास बनती है ना, ये अगर हम इसको, चूँकि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, तो अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया है तो हम इसको कॉलम के हिसाब से बताएंगे, और अगर हमने इसको कॉलम से हिसाब से बताना है तो फिर हम इसके पाइवट एलिमेंट को देखेंगे। जैसे कि लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे वन, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम, ये देखिए उसने नीचे लिख भी दिया है।
तो इसमें लीडिंग एलिमेंट 1 थे, सो लिहाजा इनके जो है हमारे पास ए ट्रांसपोज में जो कॉलम स्पेसेस बनेंगे वो भी 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट का, सेकंड का और फोर्थ के जो एलिमेंट थे वो हमने उठा के सामने कर दिए। फिर उसके क्रॉसपोंडिंगली जो हमारे बनेंगे हम उनको दोबारा से उनका ट्रांसपोज लेके ना रॉ में बना सकते हैं। यानी हमने जो हमारे पास मैट्रिक्स था हमने उसका ट्रांसपोज लेके उसको कॉलम स्पेस में ले आए, फिर जब हमने उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो फिर हमने उस पर से रॉ नहीं बल्कि कॉलम स्पेस को चुना। ठीक है, फिर हमने जो कॉलम स्पेस को चुना है उनको ही हमने यहाँ पे बता दिया कि ये उनके बेसिस हैं, फिर उनका दोबारा से ट्रांसपोज लेके हमने उसको रॉ में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को कॉलम स्पेस के मेथड से कर दिया। आंसर फिर भी हमारा उसी तरीके से दोबारा बन गया जिस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है ना नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो एग्जाम्पल नंबर 5 है कि फाइंड द बेसिस फॉर अ रो स्पेस और कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यकीनन पता ही है कि आपने क्या करना है, इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें उसने डायरेक्ट बता दिया है कि जब हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाती है चीज़ें। ठीक है, तो अब आप इसमें स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड रो है, 4 रो आपकी टोटली ज़ीरो है वो आपके पास चली जाएगी, क्योंकि वो टोटली ज़ीरो है। हमने तो नॉन ज़ीरो रो को उठाना होता है जिसकी वजह से वो सारी की सारी वहाँ से चली जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं जी स्टूडेंट्स कि अगर हम हमारे पास जो रो है अगर हमने उनको कॉलम के फॉर्म में लिखना है तो हम कॉलम ऑफ ए भी लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ कॉलम ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसने भी यहाँ पे यही कहा है कि अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो अब यहाँ पे देखें एनी इचेलॉन फॉर्म ऑफ द ए प्रोवाइड a non-zero row for the basis of row A and also in define the pivot element. However, null A जो है reduced इचेलॉन फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसे यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं कि अगर हम उनको दोबारा से इक्वेशन का नाम से लेके आएँ तो x1 x3 x5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो जो एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं उनकी जगह पे x वगैरह आ रहे हैं, बाकी तमाम जो है वो नहीं लिख रहे क्योंकि वो ज़ीरो हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ना यहाँ पे कुछ इक्वेशन बन रही हैं आपके सामने। ठीक है, इक्विवेलेंट के थ्रू। ठीक है, तो x1 के थ्रू x1 की वैल्यू कितनी आई है x2, तो यहाँ पे देखें ना तो x4 माइनस x5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो था। ठीक है, तो x4 इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा 5x5 यहाँ से देखें। ठीक है, फिर आप उसी वैल्यू को x4 की नेक्स्ट अपर में पुट करेंगे तो आप किसी और वैल्यू को मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बाकी इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो फिर अगर उसने x1 और x2 x3 x4 की यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हैं तो इसमें स्टूडेंट बेसिकली बताने का मकसद भी यहाँ पे यही है कि कुछ हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो फ्री वेरिएबल भी हो जाएंगे। जैसा कि आपके पास अगर हम x3 की बात करें वो यहाँ पे गायब हुआ और x5 ठीक है वो नहीं, चूँकि वो बेसिस नहीं है। बेसिस जो होती हैं ना वो क्रिएटर नहीं होते। अगर आपने ये लेक्चर आपको कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप उसने लेक्चर नंबर 21 में कह दिया है कि आप वहाँ पे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसका कंसेप्ट लेक्चर नंबर 24 में भी दिया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से भी डिस्कस देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने ड्राइंग दिया हुआ हमारे पास। नेक्स्ट आ जाती है कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन में उसने हमसे लिखा है जी का रैंक ऑफ ए इज़ द डिमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस। बिल्कुल जी, हमने अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे हमारे पास किसी भी चीज़ की डिमेंशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर हम रॉ निकालते हैं तो वेक्टर के अंदर नॉन ज़ीरो रॉ वो भी हमारी डिमेंशन होती हैं। अगर हम कॉलम स्पेस से करते हैं तो वो भी हमारे पास उसके रैंक उनकी जो डिमेंशन है वो हमारे पास रैंक के इक्वल होती है। थ्योरम नंबर 3 में कहता है जी का रैंक जो है वो डिमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और रॉ स्पेस। बिल्कुल ऐसा ही है, वो दोनों इक्वल होते हैं। चूँकि दोनों इक्वल होते हैं इनकी कॉमन रेशो होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, इनको रैंक कहते हैं। और स्टूडेंट आपने ये फार्मूला याद रखना है कि रैंक प्लस डिमेंशन ऑफ नल स्पेस जो है ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि अगर हम नल स्पेस जो सारे के सारे वेक्टर ज़ीरो हो जाते हैं अगर हम उनको भी काउंट करें और रैंक को भी काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल n नंबरिंग को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 दी है जी कि इफ़ आपके पास ए जो है एक मैट्रिक्स हो एंड 7 क्रॉस 9 मैट्रिक्स विद अ 2 डिमेंशनल नल स्पेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो एग्जांपल नंबर 6 है ना ये देखिए ना, ये उसने कहा अगर मैट्रिक्स हो 7 क्रॉस 9 का विद अ 2 डिमेंशनल नल स्पेसिस व्हाट इज़ द रैंक। अब देखें मैट्रिक्स जो है ना उसने कहा जी ए हैज़
9 कॉलम, चूँकि रो बाई कॉलम होता है ना 7 क्रॉस 9, तो 9 कॉलम है। अगर 9 उसमें कॉलम है तो हम कह सकते हैं कि उसकी एंट्री जो है वो 9 है। हमें पता है कि फार्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें पता है कि वो होता है रैंक और नल इज इक्वल टू एन के। अब हमारे पास उसने रैंक का हमसे पूछ लिया था, वो हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, उसने क्या दिया था हमारे पास क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रैंक हैज़ अ टू डिमेंशनल नल स्पेस। तो हमारे पास जो नल स्पेसेस हैं टू डिमेंशनल हैं वो 2 हैं, और टोटल नंबर की कितने बनती हैं जी, 9 है। ये उसने हमें बता दिया था। तो अब हम 2 तरह के नेगेटिव कर देंगे तो हम बता सकते हैं कि इसका रैंक जो है वो 7 था। इसी तरह से जो 6 क्रॉस 9 मैट्रिक्स हो, अगर इसकी टू डिमेंशनल नल स्पेसेस कितना होगा, तो अब आपने नल स्पेस की जगह छोड़ देनी है, बाकी की जगह पे पुट कर देंगे। नो इफ़ 9 क्रॉस 6 क्रॉस 9 मैट्रिक्स कॉल इट बी had a two dimensional null spaces, it would have a rank 7 by rank theorem, but column of the B vector space are 6, so the dimension of cannot be exceed to 6। ठीक है, रैंक जो है वो कैन नॉट एक्सीड 6। अब देखें, इसमें उसने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है। कहता है जी कि कुड, क्या नल स्पेसेस जो हैं वो हैव अ, ठीक है सॉरी, यहाँ पे उसने कहा जी कुड अ 6 क्रॉस 9 मैट्रिक्स हैव अ टू डिमेंशनल स्पेसेस, क्या वो टू डिमेंशनल स्पेसेस है? तो नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जो बी है ना आपके पास, जिसके हमने कहा है कि ये टू नल स्पेसेस है, उसका हैविंग अ रैंक 7। ठीक है, अब रैंक थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉलम ऑफ बी जो वेक्टर स्पेसेस में है, उसने रो को देखें तो रो क्रॉस कॉलम होता है ना, रो यहाँ पे 6 है, आर के 6 है। सो डिमेंशन 6 से कहीं बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं बता देता हूँ, 6 क्रॉस 9, 6 रो 9 कॉलम, तो रैंक कभी भी रो से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी रो से ज़्यादा नहीं हो सकते। लिहाजा फिर इसके मुताबिक ये सपोजिशन हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रैंक है वो 6 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसने हमसे एग्जांपल दी हुई है और उसने कहा है जी कि रेडली आपने चेक करना है नल स्पेसेस को। तो आपके पास नल स्पेसेस के बारे में आपको मैंने बता हुआ है। ठीक है, इसका कंसेप्ट भी आप लोगों को दे चुका हूँ। तो ये आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका सोल्यूशन भी आपने उसके अकॉर्डिंग बोलना है कि जितने भी आपके पास जितने रो बाय जितने दिया हो, तो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट रो है, आपका रैंक जो है वो कभी भी उसे एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ जाती है और उसने आपसे रैंक और नलिटी के बारे में पूछा है। तो रैंक के बारे में आपको मैं अच्छे से कंसेप्ट स्टूडेंट दे चुका हूँ कि आपने किस तरह से आपने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे इसका रैंक देख सकते हैं, स्टूडेंट 2 होगा, चूँकि बाकी 2 तो 0 हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी उनकी वैल्यूज़ निकाल लें। वैल्यूज़ निकालने के बाद जो आपके पास टोटली 0 हो जाते हैं, आपने उनको एस आर टी यू वी कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। फिर आप आर के अकॉर्डिंग जितने भी आंसर हैं उनको अलग लिख लें, एस को जितने भी हैं उनको अलग कर लें। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 24 में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, फिर बाकी तमाम तरह इसी तरह से साथ साथ वैल्यूज़ लिख देंगे। तो 4 वेक्टर ऑन अ राइट उसने कह दिया जी, सो स्पेस ऑफ द जो नैलिटी जो होती है ना हमारे पास वो 4 होगी। ठीक है, जो कि आर एस टी यू। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इसके 6 कॉलम्स हैं। सो रैंक प्लस नैलिटी इज इक्वल टू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एन की होती है। तो वो नैलिटी हमारे पास 4 है, और हमारे पास इसके अंदर जो है 2 हमारे पास इसका रैंक था। तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6, लिहाजा इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो है वो एन आ जाते हैं 9, सॉरी एन आ जाता था 6। तो बहुत ही आसान स्टूडेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल नंबर 10 को देखूं, तो इसमें भी स्टूडेंट उसने हमसे रैंक का कहा है। तो ये मैं अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है इसमें हमने क्या करना है, रैंक को देख लेना है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स रैंक जो है वो 1 2 3 3 रैंक बन रहा है। बाकी आपने उसी तरह से बेसिस निकालनी है बाद में। रैंक इज़ अ नैलिटी जो है वो नैलिटी कहते हैं जो टोटल रो 0 बन जाए, वो 2 बनी थी तो लिहाजा वो नैलिटी 2 है। और रैंक आपका 3 था, तो टोटल इसमें जो है वो 5 बन रहे हैं। आप इजीली यहाँ पे देख भी सकते थे। तो नेक्स्ट भी स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखूँ तो फाइंड द नंबर ऑफ पैरामीटर इन द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स ऑफ अ रैंक 3। तो स्टूडेंट आप देखें रैंक उसने बता दी है। ठीक है, 5 क्रॉस 7 है और फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सोल्यूशन है। तो आपके पास जो
फार्मूला था स्टूडेंट नैलिटी प्लस रैंक इज इक्वल टू एन। आपने चूँकि नैलिटी निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले रैंक को एन की तरफ जाके नेगेटिव कर देना है। तो 7 - 3, 3 इज़ आर रैंक, और 7 आपके पास नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है पैरामीटर्स के अंदर। चूँकि पैरामीटर्स हैं तो हमने वो बताना था, ठीक है। इस तरह से 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4 आपके पैरामीटर्स होंगे, यानी कि एक्स एस टी यू आर वी जो भी थे वो आपके 4 बनेंगे वहाँ पे। इस तरह से अनदर क्वेश्चन में उसने 4x4 मैट्रिक्स में रैंक 0 है, तो 4 - 0 4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट थ्योरम भी है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। ये आपका थ्योरम एमसीक्यूज क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फंडामेंटल उसने स्पेसेस दे दिए लास्ट पे, रो स्पेस ऑफ ए। अब ये जो 6 है ना आपके पास, जिसमें हम टुगेदर लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज को उसके साथ, यानी रो स्पेस ए और रो स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, कॉलम स्पेस ए कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास क्या है टुगेदर, जिसे हम ट्रांसपोज के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें भी हैं नीचे उसने जैसा कि लिखा हुआ है दी दिस लीव 4 वेक्टर स्पेसेस इंटरसेक्ट, यानी कि रो स्पेस ऑफ ए का कॉलम स्पेस ऑफ ए के साथ नल का दोनों से रहा हो जाता है, ठीक है। तो दीज जो है ना ये फंडामेंटल मैट्रिसेस जो हैं एसोसिएट करती हैं विद ए के साथ, अगर उसके अंदर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हो और ए रो स्पेसेस में और नल जो है सब स्पेसेस में, इनके जो हैं ए के ट्रांसपोज के वो कुछ इस तरह से इंटरेस्ट जो है ना वो अपना जो है वेक्टर स्पेसेस के हिसाब से अपना या फिर जो है ना वैल्यूज़ को शो करवाते हैं। तो नेक्स्ट वो फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इस लाइन को अगर आप देख लें कि उसने यहाँ पे कहा है कि जब आप ए के ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ को सॉल्व करते हैं ना, तो आपका एम क्रॉस एन नहीं बल्कि एन क्रॉस एम होगा। आपका वो जो नैलिटी फार्मूला था ना उसमें एम आ जाएगा बजाय एन के, अगर आप ए के ट्रांसपोज को इस्तेमाल करेंगे। यकीनन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट उसने वही क्वेश्चन दिया है, जब आप रैंक के हिसाब से बोलेंगे तो आपने बजाय एम एन के एम को इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी जो उसने कुछ थ्योरम के बारे में लिखा हुआ है कि ये अपने वैल्यूज़ को याद रखना है कि लेट ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हो, और इसमें स्टेटमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, स्टेटमेंट्स जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो द कॉलम ऑफ ए फ्रॉम द बेसिस आर एन फॉर कॉलम ए इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। ये नैलिटी जो है 0 और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आपको तमाम तर चीज़ों का कंसेप्ट मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ चीज़ रह जाए स्टूडेंट्स तो आप मुझसे जो है वो कमेंट पे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।